हेलो एवरीवन, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए मैथ्स का लेक्चर लाए हैं, जिसमें आपको पता है हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो हमने काफ़ी हद तक उसको समझ लिया था कि किस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है। और आज हम लोग उस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे कि क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो फंक्शन का, और अगर हम चाहते हैं कि पता करके बताए कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन, या फिर हम ये पता करें कि अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो किस इंटरवल तक इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल तक डिक्रीजिंग है, ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, काफ़ी अच्छे से इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखा कीजिए और आपको फिर सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लास्ट डे के वीडियो में हमने फाइनली ये समझ लिया था कि स्लोप पे डिपेंड करता है फंक्शन, ठीक है। और वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एम बराबर tan थीटा, या फिर आप इसको dy बाई डी एक्स से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या एफ डैश एक्स से भी इंडिकेट करने को मैंने बोला था। उसमें कंडीशन बोला था कि थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से छोटा होना चाहिए। कब, किस लिए? जब m पॉजिटिव आपको चाहिए, m का वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए, छोटा, तो 90 की तरफ मुंह ओपन होगा। अच्छा, और अगर थीटा से बड़ा हो जाए तो ये थीटा 90 से बड़ा हो जाए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और एम हो जाएगा निगेटिव। ये कॉन्सेप्ट आपने लास्ट डे के क्लास में पढ़ा था कि अगर 90 से बिलो अगर आपका एंगल है, ठीक है, तो जो आपका स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर 90 से एबव है यानी बड़ा है तो वो जो स्लोप होगा वो आपका निगेटिव होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको 5 फिगर दिए हैं, ठीक है, 5 ग्राफ, सबसे समझ में आएगा। अच्छा, जब m पॉजिटिव होता था तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन के रूप में माना जाता था, ये आपको पता है, ठीक है। और अगर m निगेटिव होता था तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में माना जाता था, ठीक है। समझ रहे हो बात? m जो है वो पॉजिटिव, और m पॉजिटिव जैसे देखो, थीटा का वैल्यू 90 से छोटा रखो तो m हो जाएगा प्लस में। m प्लस का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस में, और dy बाई डी एक्स का मतलब f डैश एक्स, dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी बोल देंगे, तो f डैश एक्स भी हो जाएगा प्लस में, और प्लस हो जाएगा इसका मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट में। और जब 0 से बड़ा फंक्शन हो गया इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और वही फिर दूसरे वाले में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए, वापस ध्यान से समझिए। आप ये फिगर देख रहे हो, ठीक है, इस फिगर में कभी भी आप कोई भी आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको अगर इस तरह का ग्राफ दिखे, यानी नीचे से ऐसे ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रहा है, ये दोनों फिगर में आपको एक चीज कॉमन क्या लगेगा कि ये भी लाइन बढ़ते हुए चला गया, ये भी लाइन बढ़ते हुए चला गया, लेकिन ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है। कॉमन बात तो ये है कि बढ़ दोनों रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये लगातार नहीं बढ़ रहा है। ये बढ़ा, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट रह गया, फिर बढ़ा, ठीक है। थोड़ा फिगर को ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि दोनों में इसका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। आप इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप खींचो, किसी भी, इसको और इसके किसी भी पॉइंट पर एक स्लोप खींचो। स्लोप का मतलब होता है स्पर्श रेखा, ठीक है, आपको ये बात पता है। स्लोप, ये एक लाइन है, इसमें कहीं भी ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर एक स्लोप खींचो, ये लाइन ले लो, इस पॉइंट पर एक स्लोप खींचो, कहीं भी एक पॉइंट पर एक स्लोप खींचो। स्लोप का मतलब स्पर्श रेखा, यानी उस रेखा के स्पर्श में हमने एक अनदर रेखा खींच लिया। और जब भी ये रेखा तुम ऐसे खींच के, ठीक है, खींच के, और जब एक्स एक्सिस के साथ काटोगे, ऐसे एक्स एक्सिस के साथ काटोगे, तो यह जो थीटा बनेगा वो थीटा 90 से छोटा बनेगा कि नहीं? देख लो, 90 से छोटा यानी फंक्शन इंक्रीजिंग, ये आपको पता है। 90 से बड़ा यानी फंक्शन डिक्रीजिंग। अच्छा, कहीं भी ये पॉइंट पे कहीं भी ऐसे इसका एक स्लोप जब खींचोगे तो स्लोप 90 डिग्री इतना पे होता है ना, ये एंगल इतना पे, ये भी देखो इतना पे हो जाएगा, ये भी इतना पे हो जाएगा। 90 तो एकदम स्ट्रेट होता है। कहीं भी किसी भी पॉइंट से अगर तुम एक स्लोप खींचोगे तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा, निर्धारित होगा, वो एंगल हमेशा 90 से छोटा होगा। तुम यहाँ भी देख लो, इस पॉइंट पर भी तुम कहीं भी इसको छोड़ के, इतना एरिया को छोड़ के,
ठीक है। बाकी तुम किसी भी पॉइंट पर अगर तुम स्लोप खींचोगे, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम स्लोप खींचोगे तो वो जब वो एक्स एक्सिस को काटेगा वो 90 से छोटा ही होगा, 90 से थोड़ा छोटा हो, ज़्यादा छोटा हो, लेकिन छोटा होगा। अगर छोटा है, 90 से छोटा है मतलब m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, dy बाई डी एक्स मतलब f डैश एक्स भी पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये भी है, इंक्रीजिंग फंक्शन ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है बारीकी से समझो। डिफरेंस देखो, अब एक बात तो समझ में आपको आ गया, थोड़ा ये फिगर सही कर लेते हैं, ये जो ऐसे कर दिया था, 1 मिनट। एक बात तो समझ में आ गया कि ये और ये दोनों फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, दोनों इंक्रीजिंग। ऐसे आपको कभी भी ग्राफ, ये आप देख भी सकते हो, अगर ग्राफ आपका जब भी बनेगा तो ऑरिजिन से ऐसे ऊपर की ओर जाते रहेगा तो वो इंक्रीज करते रहता है, वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू मान लो ये एक्स है, ठीक है, और ये एफ एक्स, ठीक है, ये x हो गया, एफ एक्स हो गया, इधर भी ये वाला x हो गया और ये एफ एक्स हो गया। समझ रहे हो बात? यानी कहने का मतलब ये है कि x के वैल्यू बढ़ने से एफ एक्स का भी वैल्यू बढ़ रहा है, तब ना ऐसे ग्राफ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। देखो, एक हो सकता है कि x का वैल्यू जब मैंने यहां रखा तो एफ एक्स का वैल्यू यहां हो गया, x का वैल्यू थोड़ा हमने जब और आगे बढ़ाया तो एफ एक्स का वैल्यू वही रह गया। x का वैल्यू जब और मैंने थोड़ा बढ़ाया, देखो x का वैल्यू बढ़ा रहे, यहाँ तक मैंने x का वैल्यू बढ़ाते गया, जैसे यहाँ से x का वैल्यू बढ़ा रहे थे, यहाँ लाएं तो एफ एक्स यहाँ गया, तब ना ये पॉइंट बना होगा, फिर यहाँ लाएं तो फिर और ऊपर गया होगा, तब ना ऐसे लाइन सीधे चला गया, बढ़ते चला गया। लेकिन ये कंडीशन देखो, x यहां से पहुंचने के बाद यहां तक जब गया है, ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू यही रह गया, यानी यही लेंथ रह गया लगातार। इसके बाद फिर यहां से फिर वैल्यू बढ़ोगे तो बढ़ेगा। तो यहां पे एक बात आपको दिक्कत क्या लग रही होगी, ये कि ये वैल्यू, ये जो फंक्शन, जो ग्राफ जिस फंक्शन का हमने खींचा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। और कांस्टेंट वैल्यू देने का मतलब अगर इस लाइन पर तुम कहीं भी स्लोप खींचोगे तो वो x के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। देख लो, ऐसे ही लाइन से कंपैरिजन कर लो ना, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन में तुम कंपैरिजन करते या ये लाइन में, ऐसे कहीं पॉइंट लेके स्लोप भी बना सकते हो। तो ये लाइन और ये लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट करेगा तो 90 से तो छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो 90 से जब छोटा बनेगा इसका मतलब m हो जाएगा पॉजिटिव, और m का मतलब f डैश x हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में क्या है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये लाइन और ये लाइन का कंपैरिजन करो, या एक पॉइंट लेके स्लोप बना दो, कुछ कर दो, कंपैरिजन करो तो ये दोनों है पैरेलल। इसका जो स्लोप भी बनेगा, आप कोई पॉइंट लेके अगर स्लोप भी खींचोगे तो वैसे ही खींचोगे, ठीक है। तो स्लोप, ये दोनोों जो लाइन हो गया वो एक दूसरे का पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर। तो थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। एम का फॉर्मूला होता है tan थीटा, ठीक है, यानी tan थीटा यानी tan 0 डिग्री, और tan 0 का मान 0 होता है। तो m का मान 0 भी आ जा रहा है, ठीक है। m का मान 0 मतलब dy बाई डी एक्स का मान 0, और dy बाई डी एक्स मतलब f डैश एक्स का मान 0, सब तो सेम ही चीज है। तो ये फंक्शन में हमने इससे पहले पढ़ाया था कि f डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहां से यहां और यहां से यहां कंडीशन पे f डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस कंडीशन पे f डैश एक्स 0 के बराबर भी होगा। यानी ये वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग f डैश एक्स 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा दोनों होगा, ठीक है। अभी और समझ में आएगा हम ये क्यों बता रहे हैं, आगे चलो। अब देखिए ये वाले ग्राफ में, चलो ये ग्राफ में कहीं कांस्टेंट नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सा बात है, f डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। तो किसी भी हाल में थीटा का वैल्यू 90 से छोटा ही रह जाएगा।
और थीटा का वैल्यू 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो m पॉजिटिव हो जाएगा, dy/dx पॉजिटिव हो जाएगा, f' पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, कहीं भी आप देख रहे हो ऐसे इस तरह का पैरेलल लाइन है x के, नहीं है, तो ये लगातार बढ़ने वाले हैं। तो देखो हमने बोला था शुरू में कि ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन दोनों में थोड़ा तो अंतर है, दोनों के ग्राफ से भी और कॉन्सेप्चुअल चीज से भी। अब अंतर क्या है कि ये जो इसका f' है वो ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल देन 0, यानी f' 0 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, यानी बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये f' का मतलब 0 से बड़ा ही है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा ही है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन शॉर्ट में लिखा है, यानी हिंदी में वर्धमान फलन, ये वाला, ये इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन है। अच्छा, ये क्या है, ये देखो, ये है स्ट्रिक्टली, उस दिन हम बताए थे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आने वाला है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी निरंतर वर्धमान फलन। अब नहीं समझे इसका मतलब, देखो अब समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फलन है जो लगातार बढ़ रहा है, घटा नहीं है और न ही कहीं कांस्टेंट हुआ है। जैसे ये वैल्यू बढ़ा लेकिन कुछ समय के लिए नहीं बढ़ा, वही वैल्यू लगातार रह गया लेकिन फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये फंक्शन हाँ घटा नहीं है, बढ़ा है, फिर रुक के फिर बढ़ा है, लेकिन बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो ऐसे वाले फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन बोलेंगे। समझ रहे हो बात? वापस फिर से, वैल्यू बढ़े, हो सकता है कुछ समय के लिए ना बढ़ के फिर वापस बढ़े, बढ़ते ही रहे लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुक जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन वर्धमान है। जैसे हम यहाँ से चले, हमको यहाँ से आगे में जाना है, तो यहाँ से हम आगे यहाँ तक आए, कुछ देर के लिए रुक गए और उसके बाद फिर बढ़े, तो हमने बढ़ा लेकिन लगातार नहीं बढ़ा, तो हम सिर्फ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन, बढ़ रहे हैं लेकिन लगातार नहीं, तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किया, वहां जाना है और हम लगातार चलते ही जा रहे हैं, हम रुके नहीं बीच में, इसका मतलब लगातार निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कहीं नहीं रुका है, दोनों है इंक्रीजिंग ही, लेकिन एक रुक के चला, एक लगातार चला। कॉन्सेप्ट क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब f' का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो, लेकिन अगर 0 से सिर्फ बड़ा ही हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो वो निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली फंक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको ऐसे ग्राफ दिखे, ऐसा ग्राफ तभी बनेगा जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम सिर्फ ग्राफ पे आपको समझा रहे हैं। तो चलिए, ऐसा अगर आपको रहे, उसी तरह ये जो है, ये आपका नीचे की ओर है, ठीक है। ऐसे ग्राफ जब भी बनेगा तो आप समझ लेना कि डिक्रीजिंग, ऐसे अगर आप ग्राफ बनाए होंगे तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। 1 मिनट, पूरा हम टाइम को लंबा नहीं करते, शॉर्ट में निकाल लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान फलन, सीधा उल्टा याद रख लो कि ऐसे, ठीक है। और आपको ग्राफ वगैरह बनाना नहीं है, हम तो एक कॉन्सेप्ट बताए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, डिक्रीजिंग का मतलब ये सब स्पेशली हम ये चीज़ बताना चाहते थे, ठीक है। उस दिन भी इतना लेक्चर में यही सब बताए थे। डिक्रीजिंग फंक्शन हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको बता सकते थे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यानी निरंतर ह्रासमान फलन, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट सीधा उल्टा कर दो ना, f' लेस एन इक्वल देन 0, फेस उलट गया, और इसका f' लेस देन 0 से, सीधा सा बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें तुम कभी भी स्लोप बनाओगे ना, ऐसा स्लोप बना भी दो, या तो लाइन ही देखो ना, ये अगर मान लो इस लाइन को बढ़ाएं या कहीं भी पॉइंट ब्लैक के, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो 90 से बड़ा, क्योंकि 90 तो इतने में हो जाता है, ठीक है। तो 90 से बड़ा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा नेगेटिव, फिर कुछ दूर के लिए कांस्टेंट रह जाएगा, तो नेगेटिव भी है यानी 0 से छोटा, और 0 के बराबर भी आ जा रहा है किसी किसी कंडीशन में, फिर समझ ही रहे हो। और यहाँ पे देखो, लगातार आप कहीं भी कोई भी पॉइंट से अगर एक स्लोप खींचोगे तो वो लगातार 90 से बड़ा ही बनाएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो निगेटिव हो जाएगा, m का वैल्यू निगेटिव यानी f' का वैल्यू 0 से छोटा है, तो वो ह्रासमान, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये, डिक्रीजिंग मतलब वो, बाकी आप समझ ही रहो,
सॉरी इंक्रीजिंग मतलब ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ये, ठीक है। और फाइनली ये भी आपको याद होगा, ये ग्राफ में हमने बताया था कि ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। देखो कुछ समय के लिए बढ़ा और फिर घटा, यानी इस कॉन्सेप्ट में यहां लिखते हैं, ये सब का तो कहानी खत्म हो गया, समझा ही दिए थे। एफ डैश एक्स का वैल्यू बड़ा भी है, एफ डैश एक्स का वैल्यू छोटा भी है जीरो से, किसी कंडीशन पे बड़ा, किसी कंडीशन पे छोटा और बराबर भी। यहाँ मिड पॉइंट पर अगर स्लोप खींचोगे, समझ रहे हो ना बात, मिड पॉइंट पर जैसे स्लोप खींचोगे तो वहाँ ये पैरेलल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बड़ा बराबर छोटा सब आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या बताया था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, न तो वर्धमान न ही ह्रासमान फलन। लाइट का बहुत दिक्कत है, लाइट है नहीं और बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिए। तो देखिए अब कुल मिला के ये समझ लीजिए फाइनल स्टेप, ठीक है, नोट कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यानी वर्धमान फलन, ठीक है, तो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्रीजिंग फंक्शन, आप ये क्वेश्चन देते, ठीक है, और कहे कि आप बताइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन निकाल के चेक करोगे, ठीक है। कैसे चेक करोगे वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर रहे, यानी ह्रासमान फलन, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0, अच्छा एक काम करते हैं, पहले स्ट्रिक्टली लगा लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यानी निरंतर ह्रासमान फलन, तो ये हो जाएगा सिर्फ 0 से बड़ा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट। तीसरा डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा और बराबर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ह्रासमान, ह्रासमान फलन, ठीक है। चौथा स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यानी निरंतर ह्रासमान फलन, यानी एफ डैश एक्स सिर्फ 0 से छोटा, ठीक है। एंड लास्ट नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो हो जाएगा न तो वर्धमान न ही ह्रासमान फलन, और इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हो जाए, बड़ा बराबर एंड छोटा बराबर, ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो जाए तो ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम आपको सबको एक जगह पे लिख लिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को बनाना सीखे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, वो सारा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आप क्वेश्चंस बनाना सीखिए, ठीक है। आपके एक्सरसाइज 6.3 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सॉरी एक्सरसाइज 6.2 है ना, 6.2
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसमें ये सीधा आपको करना है कि सिद्ध कीजिए कि आर मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि आर पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। यानी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि आपके पास fx = 3x + 17 है। आपको साबित करके दिखा देना है कि ये क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर के लिए, मतलब रियल नंबर मतलब x का वैल्यू आपको रियल नंबर डालना है, ठीक है, वास्तविक संख्या। x के वैल्यू अगर हम रियल नंबर डाल देते हैं तो ये फंक्शन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्ध मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको साबित करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको क्या साबित करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखो। f' का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सिर्फ वर्धमान कहता, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना कह के सिर्फ इंक्रीजिंग कहता, यानी सिर्फ वर्धमान, निरंतर वर्धमान ना कह के सिर्फ वर्धमान। तो ये भी होना चाहिए था, इसमें तो फिलहाल यही रहेगा। तो ऐसा हमको साबित कर देना है। तो डिफरेंशिएशन निकाल दो, ठीक है। बस डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, देखो सब है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब में डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। सब चैप्टर में fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x), 3x + 17 में 3 बाहर हो जाएगा, x, सॉरी यहाँ पानी है शायद, 3 आगे, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में प्लस 17 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ऐसे लिख भी दोगे तो ऐसे लिखोगे भी 17 को x के रिस्पेक्ट में तो क्या फ़र्क पड़ता है, डिफरेंशिएशन तो उसका 0 आने वाला है। तो f'(x) = 3, क्योंकि dx तो कट जाएगा और 17 का 0 यानी 3 ही हो गया। अब एक बात बताओ हमको कि f' का मान 3 आया है, ठीक है। f' का मान क्या है? 3, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहां पे आपको क्या करना है, x का वैल्यू, वेयर मतलब जहां x का वैल्यू रियल नंबर रखना है क्वेश्चंस के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन है f' का मान, अगर मान लो f' का मान रहता 3x, तो f'1 का मान 3 हो जाता, f'2 का मान 6 हो जाता, f'3 का मान 9 हो जाता। कैसे? 3x, x का वैल्यू 1 रखे तो 3 × 1 2 रखे तो 3 × 2 3 रखे तो 3x है तो 3 × 3, f'4 का मान रखना होता तो x का वैल्यू रखते जाते। लेकिन हालांकि 3x नहीं आया है, यहाँ पे आया है 3। तो f' का वैल्यू अगर 3 तो f1 का भी वैल्यू 3, f2 का भी वैल्यू, f'2 का भी वैल्यू 3, f'3 का भी वैल्यू 3, f'4 का भी वैल्यू 3 ही। क्यों? क्योंकि अगर x को f' में यहाँ पे x होता, 3 के साथ x वगैरह होता तब ना x का वैल्यू रखते तो वैल्यू बदल भी सकता था। यहाँ तो x आया ही नहीं, सिर्फ f' का मान 3 आया। तो तुम x का कुछ भी वैल्यू रख दो, x का f'1000 का काहे ना वैल्यू निकालो, f'1000 का भी वैल्यू 3 आ जाएगा। तुम f' के जगह 1 लाख भी रख दोगे तो उसका वैल्यू 3 रहेगा, क्योंकि x रहता तभी तो x के जगह पर तुम 1000 या 1 लाख या कुछ भी डालते। अगर नहीं है तो वही वैल्यू रह जाएगा जो है एवरी कंडीशन पे। यानी f'3 का वैल्यू, x का कुछ भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। f', अब ध्यान से समझो, f' बराबर 3, x का तुम कुछ भी वैल्यू डाल दो, इसका वैल्यू 3 ही रहने वाला है, जो कि 0 से बड़ा है। नहीं, वापस फिर से देखो, f' का वैल्यू 3 है, तुम x का कुछ भी वैल्यू डाल दो, दुनिया का कोई भी वैल्यू, रियल नंबर होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो उसका वैल्यू 3 रह जाएगा कि नहीं? अच्छा 3x होता तो चेंज हो सकता था, x के जगह पर या कुछ और बच जाता, 3x² बचता, कुछ भी। क्वेश्चन ऐसे मान लो क्वेश्चन हो जाता 3x² + 17, ठीक है। तो हम इसका निकालते डिफरेंशिएशन तो 6x आ जाता, 17 का 0। तो फिर x का वैल्यू 1 2 3 रखते तो वैल्यू बदलता। यहाँ तो सिर्फ मान लो 6 आ गया तो वैल्यू क्या बदलेगा? 6 रह जाएगा एवरी कंडीशन में। जैसे यहाँ 3 है तो 3 रह जाएगा हर एक कंडीशन में, x का कुछ वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो 3 रह जाएगा इसका। समझ लो बात, ठीक है। तो इसका और अगर f' का वैल्यू अगर 3 रह गया
हमेशा, इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा है, 3 तो हमेशा जीरो से बड़ा है ना, इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि 3 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स में लिख देते हैं, चूंकि 3 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसीलिए एफ डैश एक्स भी बड़ा हो जाएगा जीरो से, इसको हटाते हैं, एफ डैश एक्स भी बड़ा हो जाएगा किससे, जीरो से। अच्छा, कब, वेयर, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना होगा आपको, जहां x का कोई भी वैल्यू रियल नंबर का डाल दो तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 3 रह जाएगा, 3 का मतलब जीरो से बड़ा, और अगर एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा हो जाए तो ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, यानी साबित हो गया, हेंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, प्रूव्ड। ठीक है, अतः यह फलन वर्धमान फलन है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस वही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। सिद्ध कीजिए कि आर पर क्वेश्चन फंक्शन का वैल्यू चेंज कर दिए और बाकी सब चीज वही है। ठीक है, तो चलो देखो फिर से सॉल्यूशन, वापस वही प्रूफ करना है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ई टू डी पावर 2x, वहाँ x गायब हो गया था, यहाँ x रखते हैं। पहले तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन तो निकालना होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो आपको भूलना नहीं है डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स। ठीक है, e के पावर 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, याद है ना, एक्सपोनेंशियल के जो पावर में रहता था उसी के कॉन्सेप्ट में। हम कॉन्सेप्ट भले इतना लंबा चौड़ा 2 दिन के लेक्चर में पढ़े, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको लग भी रहा होगा बनाने में आसान। देखो और आसान लगेगा, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x ही रह जाएगा, वही रह जाता है एक्सपोनेंशियल का, और 2x में 2 बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा x, यानी dx बच जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो dx बाई dx कट के 1, यानी कि फाइनली डिफरेंशिएशन तो आपको निकालने आना ही चाहिए, 2 इंटू ई टू डी पावर 2x। ठीक है, अब ये वैल्यू है और तुमको x का वैल्यू क्या रखना है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, समझ रहे हो, वास्तविक संख्या रखना है। अच्छा, वास्तविक संख्या रखने का मतलब है कि किसी भी हाल में ध्यान से समझना, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 इंटू ई टू डी पावर 2x आ गया। अब आपको ये सोचना है कि ये फंक्शन, हमको इस तरह से सोचना है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ा, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये जीरो से बड़ा है। अगर हम लिख दें ना कि 2 इंटू ई टू डी पावर 2x जीरो से बड़ा है, लिख दो ना डायरेक्ट, इंक्रीजिंग है तो प्रूफ करना है ना, बड़ा लिख दो, इसीलिए एफ डैश एक्स भी जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब सोचोगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे, आप डायरेक्ट लिख देना, निरंतर वर्धमान का है तो ऐसे लिख देना, जो रिजल्ट आएगा वो लिख देना कि जीरो से बड़ा है, जहां वेयर x बिलोंग्स टू, जहां x बिलोंग्स टू का ये साइन है रियल नंबर। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा, इसीलिए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, डिक्रीजिंग रहता तो एन में कर दो, जो रिजल्ट है उसको कर दोगे। लेकिन हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि सच में ये वैल्यू जीरो से बड़ा है कि नहीं, ऑफकोर्स जीरो से बड़ा है। चलो देखते हैं, 2 इंटू ई टू डी पावर 2x है एफ डैश एक्स का वैल्यू। तुम x का वैल्यू कुछ भी रखो, रियल नंबर होना चाहिए, जैसे x का वैल्यू तुम 1 रखोगे, ठीक है, x का वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो 2e स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, x का वैल्यू तुम 1 रखोगे तो 2e स्क्वायर। अभी 2e स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू ना है, आगे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एफ डैश 2 का वैल्यू निकालो, तो 2 तो आगे रहेगा ही, और यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूना 4 e के पावर 4। इसी तरह अगर 3 का रखोगे तो 2e के पावर 6, कुछ भी रखो, ये सब वैल्यू प्लस में ही जाएगा। अच्छा, तुम सोचोगे, अब तुम क्वेश्चन ये उठा सकते हो कि सर आप बड़ा तेज हैं, आप बड़ा प्लस वाला वैल्यू रख के दिखा दिए। रियल नंबर का मतलब प्लस वैल्यू थोड़े होता है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आप निगेटिव रख के दिखाइएगा तो निगेटिव आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो कैसे, हम एफ डैश एक्स 1 न रख के एफ डैश -1 रखते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब वैल्यू रखो 2 इंटू ई के पावर x के जगह -1 रखोगे तो रिजल्ट आ जाएगा -2। ये निगेटिव वैल्यू है? नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तुम इसको सॉल्व 10 के पावर -10 के पावर 2, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि 10 के पावर 2 मतलब 100। लेकिन 10 के पावर -2 क्या निगेटिव वैल्यू है? नहीं, 10 के पावर -2 निगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, देख लो 10 के पावर -2 को तुम कैसे सॉल्व करोगे? 1/10 के पावर 2 लिखोगे, एक का आंसर 100 आएगा, एक का आंसर 1/100 आएगा। माइनस में थोड़े आएगा, पावर माइनस में रहने से आंसर उसका माइनस में थोड़े आता है। पावर माइनस में रहने से उसका कभी भी रिजल्ट निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही है। सिर्फ डेनोमिनेटर नोमिनेटर अंश और हर चेंज होगा। समझ रहे हो बात ना? तो जब भी ध्यान दो कि x का वैल्यू पावर में, x इधर उधर कहीं है, तो ये माइनस में अगर पावर आ गया तो ये प्लस में है। तुम इसको ऐसे लिख दो, हो गया 2/e² तो माइनस हो गया प्लस में। माइनस आगे रहता तब ना ये निगेटिव वैल्यू होता। जैसे -4 ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, +4 ये पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन 4 के पावर 2 और 4 के पावर -2 ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। एक का मतलब हो गया 16, एक का मतलब हो गया 1/16। आगे माइनस थोड़े लगल है। ठीक है, समझ लो बात? तो अब बताओ, तुम माइनस भी रखोगे, कोई भी वैल्यू रखो, माइनस में रखो या प्लस में रखो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं? पॉजिटिव आएगा। मतलब f' का वैल्यू 0 से बड़ा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी f' का वैल्यू 0 से बड़ा लिख दो। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यही कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी यह फलन निरंतर वर्धमान फलन है। समझ के बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे इस तरह का बनाने के लिए। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टेड चीज है। ठीक है, अच्छा, अब आपको हम ट्रिक बता दिए कि अगर आपको बनाना है तो अगर सोचने का मन नहीं है, किसी को समझाना है तो फिर समझाना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन अगर नहीं, आपको खुद से अपने से बनाना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल दो। आ कहे कि इंक्रीजिंग फंक्शन साबित कीजिए तब बड़ा लिख देना वो वैल्यूआ को, और अगर कहे डिक्रीजिंग फंक्शन तो छोटा मैं लिख देना, हो गया साबित। ठीक है, लेकिन आप शो करोगे, आप समझ के बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब चलो इसी में हम क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं और एक दूसरा क्वेश्चंस बताते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए f(x) बराबर 2x² + 5x + 6, इसमें भी वही साबित करना है। फिर डिक्रीजिंग के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग f(x) बराबर 2x² + 5x + 6 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन तो पहले निकालना ही है। कितना आसान है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, f' डिफरेंशिएशन 2 बाहर रहेगा, x² को x के रिस्पेक्ट में d लगा ले, 5 बाहर, x को x के रिस्पेक्ट में, फिर 6 को भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो f' बराबर 4x हो जाएगा ना, इसका पावर आगे आ जाएगा तो 2 दूना 4, 4x प्लस 5 dx कट के 1 और 6 का 0, यानी f' बराबर 4x। अच्छा, ट्रिक शॉर्ट में बनाने के लिए क्या बताएं कि सीधे सीधे लिख देना, सिंस 4x + 5 0 से बड़ा होगा, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसीलिए f' भी 0 से बड़ा। अब चेक करोगे, चेक करना है कर लो, चेक कर के लिख देते हैं। आप तो बन गया ना ये क्वेश्चन, दिस फंक्शन इज, क्योंकि मुझे पता है कि साबित करना है इंक्रीजिंग। ठीक है, हिंदी लिख ही लोग, एक में लिख ही दिए थे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चेक करके बताते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करके बताते हैं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि थोड़ा सा ये गलत हो गया था। नेचुरल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर ना लेके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर पे ये स्ट्रिक्टली फंक्शन नहीं हो पाएगा।
तो क्वेश्चन मन से लिखे थे तो हम चेंज कर दिए हैं नेचुरल नंबर, तो सब चीज़ वही रह जाएगा। अब आपको रियल नंबर में क्या था कि आप 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब डेसिमल वगैरह सब वैल्यू रख सकते थे, 1.1 -1.1 कुछ भी वैल्यू रख सकते थे रियल नंबर, मतलब सिर्फ इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर में तो फिक्स है कि आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 यानी काउंटिंग नंबर, गिनती का संख्या रखना है, ठीक है। तो रख के देख लो ये सही है कि नहीं, देख लो 4x + 5 है ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू है 4x + 5, ठीक है। तुम x का वैल्यू 1 रखो, 1 तो 4 1 रखोगे तो 4 4 और 5 9 प्लस में है वैल्यू, 2 रखोगे तो 4 दूना 8 8 5 13, फिर 3 रखोगे तो 4 3 12 5 17, बढ़ते जाएगा वैल्यू, घट थोड़े रहा है कि निगेटिव में चला जाएगा, बढ़ रहा है लगातार। तो आप कुछ भी x का वैल्यू नेचुरल नंबर रखोगे, रियल नंबर अगर रखना होता, अगर आप रियल नंबर रखते तो देखो क्या प्रॉब्लम हो जाता। रियल नंबर अगर हम रख देते यहाँ पे तो 1 रखते तो 4 + 5 9, 2 रखते तो 1 पे आ जाता 9, अगर हम 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 5 13, अगर 3 रखते हैं तो 4 3 12 5 17। अच्छा -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं तो -4 + 5 तो 1 और 2 तो पॉजिटिव आया है, लेकिन -2 रखते हैं तो -2 रखेंगे तो -4 में -2 से गुना होकर -8 -8 + 5 तो -3, फिर -3 रखते हैं तो -12 और +5 यानी -7। देखो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ गया और निगेटिव वैल्यू भी, यानी ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग हो जाता, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, इसलिए हम क्वेश्चन को चेंज कर दिए, यहाँ नेचुरल नंबर रखें। तो जब नेचुरल नंबर में रखोगे तो तुमको 1 2 3 ही रखना है, 4 5 6 7 वैल्यू माइनस में नहीं रखना है, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर पे नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन चेक करना आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लोग डिक्रीजिंग के लिए पढ़ते हैं, ले लिए। चलिए अब डिक्रीजिंग का देखते हैं, ठीक है। हम इसी को मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको भी देखिए। डिक्रीजिंग 0 से छोटा आ जाना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो निरंतर वर्धमान के जगह हो जाएगा क्वेश्चन ह्रासमान, ठीक है। अब देखिए ऐसा एक फंक्शन रख दिए -x + 5, ठीक है। क्वेश्चन है f(x) = -x + 5, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो निकालना ही आपको, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x -x को x के रिस्पेक्ट में और +5 को भी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। f डैश x -x का dx रहता था, 1 आंसर आता, dx/dx माइनस है तो -1 आ जाएगा, और 5 का 0, यानी f डैश x का वैल्यू -1, ठीक है। f डैश x का वैल्यू क्या है -1। नेचुरल नंबर रियल नंबर पे बना देते हैं, नेचुरल पे भी बना सकते हो रियल नंबर के लिए। अच्छा, साबित करना है ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डायरेक्ट लिख देंगे -1 0 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, ये इधर फेस ना करके अब इधर फेस करेंगे, f डैश x 0 से छोटा है, इसीलिए दिस फंक्शन ये आप शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस कोई नहीं काटेगा, बनाना तो यही ना है। लेकिन अगर आपको किसी को बताना है कि हाँ देखो ये कैसे है, किसी भी कंडीशंस के लिए ये 0 से छोटा क्यों है, तो आया क्या है, f डैश x का वैल्यू आया है -1। अरे तुम x का वैल्यू रियल नंबर रखना है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तुम x का कुछ भी वैल्यू रख दो, x कुछ भी, जैसे f डैश x का मान -1 है, तुम f डैश x का रियल नंबर में कुछ भी वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, सबका रिजल्ट -1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x वगैरह होता तब ना x में कुछ हम वैल्यू रख के वैल्यू चेंज करते तो पॉजिटिव या निगेटिव आने का चांस बन सकता था, पॉजिटिव भी आ सकता था या निगेटिव भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x तो बचा ही नहीं डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद, तो एक कांस्टेंट वैल्यू बचा, तो तुम x का वैल्यू कुछ भी रख दोगे तो रिजल्ट कांस्टेंट ही रह जाएगा, यानी -1 ही रह जाएगा, और -1 0 से छोटा है, और अगर -1 0 से छोटा है और -1 वैल्यू किसका है, f डैश x का, तो -1 अगर 0 से छोटा है तो f डैश x भी 0 से छोटा है, और यही तो डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमको दिखाना होता है।
हो गया, बस प्रूव्ड, बात खत्म। कितना आसान है, आपको ये सब शू थोड़े करना है। अगर कोई पूछे तो आप उसको ऐसे समझाओ, नहीं पूछे डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकालो, बस ये कंडीशन लिख दो, ठीक है, समझ गए बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर आपके एक्सरसाइज का ही है, सिद्ध करना है यानी साबित करना है, प्रूफ डैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स यानी फंक्शन साइन एक्स है, जिसमें यह फंक्शन 0 से 90 पे यानी 0 से π/2 पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यानी निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/2 से पाई यानी 90 से 180 पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यानी निरंतर ह्रासमान, और 0 से पाई यानी 0 से 180 पे न तो ये इंक्रीजिंग है न तो ये डिक्रीजिंग है यानी न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग न डिक्रीजिंग, ठीक है। इसमें हमको साबित कर देना होगा ऐसा अगर ला दिए तो काम बन गया, इसमें साबित कर देना होगा ऐसा, और इसमें दोनों, है ना। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन तो निकालना ही है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला है 0 से 90, इंटरवल दे दिया है बीच में, याद है क्वाड्रेंट, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक है। अच्छा एफ डैश एक्स पहले कह रहा है 0 से 90, 0 से 90 यानी पहला क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स का मान है कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स, अब बताओ 0 से 90 में कॉस एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलरेडी प्लस में होना चाहिए, नहीं क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो कॉस एक्स एवरी कंडीशन में कॉस एक्स 0 से बड़ा होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 90 यानी x का वैल्यू 0 से 90 के बीच में अगर रखा जाए, इसका मतलब वो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, और पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है तो cos x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसीलिए f डैश x का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, एट इंटरवल 0 to π/2, 0 से 90 इंटरवल पे, हो गया प्रूव। कितना आसान है, आप इतना सोचते भी नहीं, डायरेक्ट लिख देते cos x का वैल्यू 0 से बड़ा जहाँ x ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, और f डैश x हो गया। हम तो इतना समझा के आपको लिखे। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन बी नंबर, देखिए तो अब बी में चेक करना है 90 से 180, ठीक है, 90 से 180, तो cos x आप डायरेक्ट देखो कि हासमान कहाँ गया, हासमान निकालना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सीधा छोटा लिख दो ना 0 से, क्या दिक्कत है, और लिख दो कि जहाँ वेयर x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, इसीलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर समझाना है तो कैसे समझाएंगे, देखो cos x 0 से छोटा इसलिए है क्योंकि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो x का वैल्यू 90 से, क्वेश्चन ने कह रहा है कि 90 से 180 यानी π/2 से पाई, 90 से 180 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो कॉस वहां पे क्या में होगा, माइनस में, ठीक है। तो निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब 0 से छोटा होता है, तो जब cos x 0 से छोटा हो गया तो cos x किसका वैल्यू, f डैश x का, तो f डैश x भी 0 से छोटा हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट इंटरवल कितना, π/2 से पाई, ठीक है, हो गया आंसर। हिंदी में क्या लिखोगे, यह फलन
यह फलन अंतराल पाई बाई 2 से पाई पर, ध्यान से समझो, यह फलन अंतराल पाई बाई 2 से पाई पर, ठीक है, निरंतर हासमान है। लिख देते हैं, यह फलन अंतराल पाई बाई 2 पाई पर निरंतर हासमान है। इसी तरह उसमें हिंदी लिख लोगे, हो गया प्रॉब्लम। कितना आसान है। अब बताओ क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और, ना तो वर्धमान ना तो हासमान, ठीक है, तो अब इसको भी लिख देते हैं। अब आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। अब हम ऊपर मिटा देते हैं। अब देखो सी नंबर में ना तो वर्धमान ना तो हासमान, तो सीधे लिख दो एफ डैश एक्स का मान वैल्यू 0 से, ध्यान देना ऐसे, कॉस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, ठीक है, और कॉस एक्स का वैल्यू 0 से छोटा और बराबर भी होगा। कहीं एक जगह बराबर लिख दो, यहाँ या यहाँ कोई बराबर हो गया ना एक जगह, यानी छोटा बड़ा बराबर सब है, ठीक है। तो और कहाँ, वेयर x बिलोंग्स टू, क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई, ठीक है। सो एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा बराबर और छोटा भी हो जाएगा, या ये यहाँ ना लगा के यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दो, ठीक है। जहाँ समझ ही रहो, यहाँ x बिलोंग्स टू, यानी कि दिस फंक्शन, अब लिख दो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी यह फलन न तो वर्धमान है न तो हासमान है, किस अंतराल पर, 0 पे पाई। अब चेक करके बता दें, 0 से पाई, 0 से पाई में 2 को क्वाड्रेंट आ जाता है। जैसे पहले बोला था 0 से 90, अब 0 से सीधे 180 बोल रहा है, तब पहला क्वाड्रेंट होगा 0 से 90 और फिर दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180। ये सीधे 0 से 180 बोल रहा है, मतलब कुछ समय तक 0 से 90 तक ये पॉजिटिव है, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, और 90 पे 0 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू अगर 0 से 90 के पहले तक रखो तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और जैसे ही कॉस 90 रख दोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और 90 के बाद जैसे ही बढ़ाओगे दूसरे क्वाड्रेंट में 180 तक, ठीक है, तो सिर्फ फिर वापस क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में, यानी कि प्लस में भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। इसका मतलब ना तो फलन ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। आप लिखना आप समझ गए, लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन आपके पास होगा ही किताब में। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स, ठीक है, 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f, प्रदत्त फलन f, सुनो ना f नहीं लिखता, a नंबर निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दूसरा निरंतर हासमान। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या चेंज हुआ है, अभी तक हमने जो 3-4 क्वेश्चंस 5 बनाया वो क्वेश्चंस ये था जिसमें हमको ये साबित करना था कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमको साबित करना था। अब वो नहीं कह रहा है। आपने कुछ क्वेश्चंस बनाया जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साबित करना था, कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस आपने बनाया अभी तुरंत ही जिसमें आपको ये पता करना था कि इतना पे इंक्रीजिंग है, इतना इंटरवल पे इंक्रीजिंग, इतना इंटरवल पे डिक्रीजिंग, और इतना पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और अब आपको वही इंटरवल पता करना है कि अब आप बताइए कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है तो वो किस इंटरवल तक वो पॉजिटिव में जाता है और किस इंटरवल तक निगेटिव में जाता है, यानी कब बढ़ता है कब घटता है। चलो देखते हैं। क्वेश्चंस है एफ एक्स बराबर, अब इसके बाद लगातार 8-10 क्वेश्चंस इसी तरह का होगा। हम 2 क्वेश्चंस बनाएंगे, बाकी सब आपको बनाना है। एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके पहले तो डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर 2 तो बाहर x² को x के रिस्पेक्ट में माइनस 3 बाहर x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
एफ डैश एक्स बराबर पावर आ गया तो 4x माइनस 3, dx कट के 4x माइनस 3। अब ये चेक नहीं करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये चेक ना करना है कि फट से मार के इसे लिख दिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा और इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं, इसमें आपको करना है, पता करना है कि ये कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ तक डिक्रीजिंग। तो इसका एक ट्रिक बताते हैं, नहीं तो वैल्यू रख रख के देखोगे अनलिमिटेड वैल्यू है, एगो दूगो वैल्यू है, अरबों खरबों महासंख्य वैल्यू तक है माइनस में, फिर उतना रखाएगा औकात खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसका एक ट्रिक है कि कैसे पता करें, ठीक है। तो पता करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको एक बनाना है ग्राफ, ऐसे लाइन खींचना है, आपको क्या खींचना है, एक लाइन, ठीक है। और लाइन में इधर लिखना है माइनस इन्फिनिटिव और इधर लिखना है प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि अनलिमिटेड वैल्यू हो गया, ठीक है। ये एक ट्रिक है। उसके बाद जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा ना, उस डिफरेंशिएशन ऐसे रफ कॉपी में कहीं ऐसे यहीं साइड में ही, बस कॉपी के जस्ट बगल में जहाँ क्वेश्चन बना रहे हो वहीं पे रफ में रफ लिख के एफ डैश एक्स का वैल्यू तुम 0 रखना। किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ तुमको इंटरवल निकालना हो, तुमको एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 रखना है, रखो। तो 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। और x का वैल्यू निकाल लो, तो 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4। नहीं समझे? यानी क्या करना है, किसी भी क्वेश्चंस में जो जहाँ तुमको इंटरवल पता करना है कि कितना पे ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कितना पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो तुमको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आएगा ना, जो फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन निकालने के बाद, उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालो। जैसे ही एफ डैश एक्स 0 के बराबर करोगे तो उसका वैल्यू रख के 0 x का मान निकल जाएगा। बस x का मान निकाल लो, और जो ये तुम ग्राफ, ये जो लाइन खींचे हो, इस लाइन में इस वैल्यू को बीच में रख दो, 3/4, ठीक है। अच्छा, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में x का 2 भी वैल्यू आ सकता है, तो दोनों रख दो। जैसे x का वैल्यू 2 आ गया, 3 आ गया, तो पहले 2 रखेंगे n या 3 n, क्योंकि इधर में बड़ा वैल्यू रखते हैं ना, प्लस इधर माइनस, जो बड़ा वैल्यू इधर रखना, छोटा वैल्यू इधर। 3 वैल्यू भी आ सकता है, तो तीनों वैल्यू लाइन से अरेंज लिख कर देना कुछ कुछ दूरी पे, वो तो आएगा ही क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ तक, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन निकाले, डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 रख के x का मान निकाले, ऐसे लाइन खींचेंगे और वो जो वैल्यू आएगा उसको बीच में पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7×4=28 यानी 2, यानी 0.7 मान लेते हैं। इसका मतलब है 0.7, 3/4 का मतलब ऐसे समझ में आएगा 0.7। तुमको क्या करना है, इधर कोई भी एक जगह का चेक कर लो, इधर का या इधर का, इधर का या तो इधर का, ठीक है, कहीं से भी जो तुमको आराम लगे। 0.7 से पहले का वैल्यू क्या हो सकता है, 0.6 हो सकता है, या 0.5 या 0.4 या 0.3, 0.2, 0.1, 0, है ना। उससे पहले -1, -2, -3, कुछ भी दुनिया, कोई भी वैल्यू उससे पहले तुम इसमें पुट कर दो, कुछ भी जो तुमको मर्जी है, इससे पहले का कोई भी वैल्यू अनलिमिटेड तक जो वैल्यू तुमको मन है पुट कर दो इसमें, मन में ही या रफ कॉपी में पुट कर लो, ठीक है, कुछ भी। चलो करो, करते हैं हम। इसके पहले हमको आसान पड़ रहा है 0 रखना क्योंकि आसान हो जाएगा, तुम कुछ भी रख दो। 0.7 से पहले 0.6 रखो, 0.5, 0.4, 0.3, कुछ रखो, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, अनलिमिटेड, तो कुछ भी रख दो वैल्यू, इसमें रख दो, ठीक है। हमको आसान 0 पड़ रहा है, हम 0 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 4x - 3। अगर हम इसमें 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो रिजल्ट -3 आ जाएगा। यानी ये आंसर पॉजिटिव आया कि निगेटिव, निगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे निगेटिव, यानी इसके बीच में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो निगेटिव आएगा। तुम रख के देख लो कुछ और, तुम -1 रख के देखो, -1 रखोगे तो -4 -3 -7, निगेटिव तो आया। तुम कुछ हो इससे पहले का तुम कोई भी वैल्यू 1 रख के देखो, 1 पे जो आएगा सब पे वही आएगा, तो निगेटिव लिख दो। और अगर ये निगेटिव है तो अगला पॉजिटिव आएगा इस तरफ, अगर इस तरफ निगेटिव आया है तो इस तरफ पॉजिटिव, और अगर इस तरफ पॉजिटिव आता तो इस तरफ निगेटिव आता, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। हालांकि चेक करके दिखा देते हैं कि पॉजिटिव आता है कि नहीं। 0.7 से तुम आगे कुछ भी वैल्यू रख लो, 0.8, 0.9, 0.10, 0.10 का मतलब 1,
है ना, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 4, 4 में से 3 घटा 1 प्लस में आया ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव। तुम और भी कुछ वैल्यू रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 10 रख दो, तो 10 चौको 40 घटाओ 3 37 प्लस में आ रहा है वैल्यू, तो वो पॉजिटिव। एक निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, समझ रहे बात। अच्छा ये हो गया। अब 0.7 आप मिटा भी सकते हो, हम तो समझने के लिए लिखे थे कि 3/4 का मतलब 0.7 होता है, ठीक है। अब देखो इधर निगेटिव इधर का पॉजिटिव, इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, ए नंबर इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज, ठीक है, यानी निरंतर वर्धमान फलन के लिए अंतराल, ठीक है, क्या है, अंतराल है, क्या है, तो बढ़ने वाला, तो ये पॉजिटिव है, ये बढ़ने वाला, यानी 3/4 से लेके इन्फिनिटिव तक, 3/4 से इन्फिनिटिव के बीच में, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, इसके बाद है ना ये वैल्यू पे तो 0 आएगा, जब x का वैल्यू 3/4 रखोगे तो 0 आएगा कट छट के, तो इसके बाद का तुम कोई भी वैल्यू रख लो, यानी इसीलिए ये वाले ब्रैकेट दिए हैं, ये हम बड़ा वाला, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 और 4, इसका मतलब हम वैल्यू 2 और 4 के बीच में नहीं 2 और 4 भी रखेंगे, यानी 2 3 4 वैल्यू रखेंगे। और अगर ऐसे लिखा हुआ रहे, इसका मतलब 2 और 4 के बीच में, यानी 3 2 और 4 नहीं। अच्छा अगर ऐसे लिखा हुआ रहे, इसका मतलब इधर छोटा ब्रैकेट है तो 2 नहीं लेंगे 3 लेंगे, लेकिन 4 भी लेंगे। अच्छा इधर दे दे और इधर ऐसे दे दे, तो इसका मतलब 2 लेंगे 3 लेंगे, लेकिन 4 नहीं लेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट मतलब वो डिजिट भी लेंगे, यानी बड़ा ब्रैकेट है इसका मतलब यहां से यहां तक, और अगर छोटा ब्रैकेट है इसका मतलब यहां से यहां के बीच में, ठीक है। तो हम 3/4 पे तो वैल्यू 0 आ जाएगा ना, पॉजिटिव चेक करना है, f' का वैल्यू प्लस, तो f' का वैल्यू हर एक कंडीशन में प्लस होगा जब हम इसके बाद का वैल्यू रखेंगे, और इससे पहले इनफाइनाइट से पहले, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में 3/4 से लेके इनफाइनाइट, तो ब्रैकेट ऐसे रहेगा, ठीक है। अच्छा बी नंबर, निरंतर ह्रास मान आप खुद से लिखोगे, इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज, डिक्रीजिंग यहाँ है ना, तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटिव से 3/4, न कि 3/4 से इन्फिनिटिव, छोटा से बड़ा चलते हैं ना, तो छोटा ये है ना, तो माइनस इन्फिनिटिव से 3/4 पे है ये डिक्रीजिंग, और 3/4 से इन्फिनिटिव पे है ये इंक्रीजिंग, ठीक है। लिख लो ऐसे, जैसे इसमें लिखे उसी तरह इसमें लिख लो, हो गया आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है, फंक्शन चेंज है, क्वेश्चन वही है कि आपको अंतराल यानी इंटरवल निकालना है, और वो इंटरवल स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए निकालना है। आपको पता करना है कि किस इंटरवल पे वो इंक्रीज कर रहा है, किस पे डिक्रीज कर रहा है। तो सब कुछ बिना सोचे हुए आपको एक चीज़ तो करना ही होगा, और वो क्या है, तो डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो f(x) का वैल्यू f'(x), 2 बाहर रहेगा x³ को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ लो बात, -3 बाहर रहेगा x² को x के रिस्पेक्ट में, 36 बाहर x को x के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला था कि x का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, और वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। सबका डिफ्रेंसिएशन ये सब तो पहले इसीलिए पढ़ाया हुआ था। f'(x) बनाओ, पावर आगे तो 3 दूना 6 x² बचेगा, फिर माइनस, यहाँ भी पावर आगे तो 3 दूना 6x माइनस 36 dx कट के और 7 का 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद मुझे क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ करना होता है, उसमें एक तरफ लिखना है माइनस इन्फिनिटिव और एक तरफ प्लस इन्फिनिटिव। उसके बाद साइड में यहीं पे रफ लिख के हम f'(x) का वैल्यू 0 रख लेंगे। तो f'(x) का वैल्यू 0 रखेंगे तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। सॉल्व करो, 6 कॉमन ले लो तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। 6 कॉमन लेके उधर चला गया 6। अब इसको द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लो। -3x प्लस 2x हो जाएगा ना, -x, समझ लो, ये सब तो पता ही है करना। x कॉमन तो x माइनस 3
टू कॉमन, x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो x प्लस टू और x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस टू बराबर जीरो, x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो x बराबर माइनस टू, x बराबर प्लस थ्री। देखो यहाँ x का दो को वैल्यू आया, तो दोनों वैल्यू एक माइनस टू एक थ्री, कौन पहले रखे, तो पहले माइनस टू रखेंगे उसके बाद थ्री रखेंगे। अब वैल्यू रख के चेक कर लो, कोई एगो चेक कर लोगे ना, यहाँ का यहाँ का यहाँ का कहीं का भी, तो अगर एगो प्लस आएगा ना तो अगला माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर ये माइनस आता तो फिर ये प्लस आता, फिर ये माइनस आता। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस में। इसको छोटा भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा रखना। कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं, कहाँ का रखें हम, चलो इधर का रख लेते हैं। माइनस टू से पहले का वैल्यू इधर में है वैल्यू, अगर यहाँ रखोगे तो माइनस टू और थ्री के बीच का वैल्यू, तो माइनस टू और थ्री के बीच का वैल्यू कौन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आसान है, कहीं से भी एक जगह रख लो ज़्यादा आसान, क्योंकि माइनस टू और थ्री के बीच में वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, जीरो, वन सब आ जाएगा, टू भी आ जाएगा। हम जीरो रख लेते हैं, जीरो रखने से आसान पड़ जाएगा बनाना। ठीक है ना, कोई भी तुम वैल्यू रख के चेक करो जो तुमको आसान लगे बीच में, या तो फिर तुम यहाँ कोई भी एक चेक कर लो ना, तीन और इन्फिनेटिव के बीच में, तो चार पाँच छः रख लो, इसके बीच में हम जीरो वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा जीरो माइनस छः, यानी माइनस छः बचेगा। माइनस छः में छः से गुना हो गया माइनस 36, यानी ये वैल्यू आएगा निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव तो पक्का ही पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, पक्का एकदम, चेक करके देख लो तुम। माइनस टू से तुम माइनस थ्री का वैल्यू पहले, माइनस टू से पहले यानी माइनस थ्री रख लो, तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नौ, माइनस थ्री यहाँ रखोगे तो प्लस थ्री, माइनस छः आएगा, बाहर छः है, तो नौ तीन बारह, बारह में से छः घटा छः, 36 प्लस में आ रहा है ना, वो भी प्लस में आएगा पक्का। ठीक है, एगो चेक कर लो तो फिर अल्टरनेट चलते रहता है, लेकिन चेक कर लेना, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, इसीलिए पहला नंबर, ठीक है, इंटरवल लिख लेना, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग। पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल, जो पहले क्वेश्चन में लिखे थे उसी। इंटरवल कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज दो जगह पे कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यानी माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू, ठीक है, और थ्री से इन्फिनिटिव, थ्री से इन्फिनिटिव और थ्री से इन्फिनिटिव, और ये इसमें यूनियन लगा दोगे, दो वैल्यू है ना तो यूनियन का साइन, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू और थ्री से इन्फिनिटिव, दो जगह पॉजिटिव है। अच्छा, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है आप लिखना, हम शॉर्ट में लिखना है सिर्फ इंटरवल, डिक्रीजिंग लिखना, इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ था। अच्छा, स्ट्रिक्टली यहाँ है डिक्रीजिंग, तो माइनस टू से लेके बस थ्री हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, माइनस टू से लेकर थ्री पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर, बस हो गया कहानी। अब तो इसमें कुछ दम है नहीं, अब आप समझ रहे हो कि किस तरह से इंटरवल निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चंस, अब ये पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, तो जहां तक आपसे क्वेश्चंस बने आप बनाइए, और जो दिक्कत होगा वो तो मुझे पता है कि आप किस क्वेश्चन में फंसोगे, वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब करवाएंगे। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनाइए। 7, 8, 9 बने तो बनता है, बनाइए, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए, वो तो हम बनाएंगे ही। हमको लगता है कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, सब में इंटरवल निकालना है। 7 में साबित करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, तो डिफ्रेंसिएशन निकाल के उसका चेक कर लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो। डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, डिफ्रेंसिएशन निकाल के डायरेक्ट लिख दो कि बड़ा है, चेक करके दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। ठीक है, तो 8, 9, 10 सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, जहाँ तक आपसे क्वेश्चन बने। मे बी हम रहते तो पूरा एक्सरसाइज ही बना लेते। अब तुम लोग क्या करते, देखते हैं तुम में कितना दम है, पूरा एक्सरसाइज बन पाता है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा, डिफरेंशिएशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले आप एक तो काम कर ही सकते हो, मान लो
हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन तो निकालना ही है, तो डिफरेंशिएशन तो निकाल ही सकते हो, निकाल लो। और ये वाला ग्राफ वाला मोड तब निकालना जब इंटरवल यानी अंतराल प्राप्त करना हो, जब सिद्ध और सिद्ध करना है तब वो वाला, ये एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर बड़ा है छोटा बड़ा है, ये सब चेक करना है। ऐसा हो गया तो काम खत्म हो गया। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है, जहाँ तक आपसे बने वो बनाइए, उम्मीद है कि पूरा बन जाना चाहिए, ठीक है। और फिर तब तक अपना ख्याल रखिए। हम आपको पिछले फिजिक्स वाले वीडियो में हमने बोला था कि टेस्ट सीरीज़ हम लेंगे, तो टेस्ट जरूर ही होगा, फिजिक्स का भी और मैथ का भी टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो फिलहाल वो जल्दी ही हम आपको टाइम बताएंगे कि कब, फिलहाल सिलेबस को हम जल्दी से खींच लेते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। गर्मी में आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक तो पढ़ो, आप अपना कंप्लीट करो टॉपिक, नहीं तो हम भी घर पे बैठ जाएंगे चुपचाप। हमको भी वीडियो बनाने से मतलब क्या है, बहुत सारे टीचर नहीं बना रहे, हम भी बनाना छोड़ देंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ एक तो पढ़ा कीजिए, पढ़िए, और दूसरा एक और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन को दबा दीजिए। और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनको वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी अगर फ़ायदा हो पढ़ने से तो, और हमको भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा व्यूअर्स या लाइकर्स बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या आंसर छोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।